हेलो एवरीवन, वेलकम टू E2E क्लासेस। मैं सचिन सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं E2E क्लासेस में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो है कि आप सभी के लिए हम लोग लेकर के आए हैं PSC सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों के लिए सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे और आप लोग को मैं बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल E2E में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को, कि जो बच्चे BSc मैथ्स ऑनर्स ले चुके हैं, है ना, चाहे वो BBM की यूनिवर्सिटी से हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो फोकस करने वाले हैं मेन BBM की यूनिवर्सिटी को, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अदर यूनिवर्सिटी के हैं, तो वे भी टेंशन नहीं लेना है, उनको भी चिंता नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो टॉपिक हो सकता है BBMQ में पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए, हो सकता है वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विशेष जो फोकस रहेगी BBMQ, जैसा कि लिखा हुआ BBMQ यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सिलेबस आज डिस्कशन होगा मैथमेटिक्स मेजर पेपर और सेशन 2023 से 2027 के बच्चों के लिए होने जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक्स। देखिए यूनिट्स, कुछ 4 यूनिट्स जो है कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना, सेमेस्टर 1 में। तो सेमेस्टर 1 में क्या क्या 4 यूनिट्स पढ़ना है? सबसे पहला यूनिट्स आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, तीसरा टॉपिक है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D पढ़ना है, नेक्स्ट है वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि कुछ यहाँ के जो टॉपिक, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं, इनको बहुत गहराई से आपको पढ़ना है। क्यों बहुत गहराई से पढ़ना है? अगर आप गहराई से पढ़ोगे ना बाबू, तो आपका मेजर पेपर में अच्छा नंबर आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ आपका जैम भी क्वालिफाई होगा, IIT जैम, जिसके मदद से आप IIT कॉलेज में एंट्री ले सकते हो, ठीक है ना। तो सिर्फ मैथमेटिक्स से ही होता है, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ E2E में, कि जैम क्या होता है, उसको कैसे क्वालिफाई किया जाता है, क्या पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है। उसके लिए आप iTab पे जाइए, iTab पे आपको जो है कि वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ आपको iTab आते हुए दिख रहा होगा लेफ्ट कॉर्नर में, वहाँ पर टैप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में, इन चारों यूनिट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि भाई इस डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, फिर दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, नेक्स्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D में क्या क्या पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस का क्या सिलेबस है। जब तक आप चीज़ों को नहीं जानोगे ना, तब तक पढ़ना बहुत ही दुभर हो जाएगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि शुरू से ही अगर आप टारगेट बना लो कि हमको ये चीज़ करना है, तो आपका वो चीज हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखना है, ठीक है ना। आइए देखिए यूनिट 1, जैसा कि मैं लिख के रखा हूं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपको सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ये क्या होता है? जैसे कि कोई भी फंक्शन होता है जिसको आपने +2 लेवल तक एक बार डिफरेंशिएशन किया होगा, 2 बार किया होगा, 3 बार किया होगा, इसको कहते हैं HOD, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे n बार। मान लीजिए कोई फंक्शन रहेगा, 1 बार करेंगे, फिर उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 बार करेंगे, डॉट 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 n बार करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जैसा कि sin x का एक्सपेंशन कुछ होता है x/1 का फैक्टोरियल माइनस x³ 3 का फैक्टोरियल, कुछ प्लस इस टाइप से चलता है ऑड में, तो वो बताऊंगा। फिर कॉस का एक्सपेंशन बताऊंगा, सीरीज एक्सपेंशन बताऊंगा, टेन का सीरीज एक्सपेंशन बताऊंगा। एल ऑपिटल रूल, बहुत कोई इसको एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं, लेकिन ये उच्चारण प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसको क्या पढ़ते हैं? एल ऑपिटल रूल। जैसे कभी आपको मालूम होगा लिमिट सॉल्व करने के दौरान 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है, या फिर 1/1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ जा रहा है, या फिर हो सकता है ∞/∞ का फॉर्म आ जा रहा है, या फिर आपका ऐसा हो सकता है 0 का फॉर्म आ जा रहा है। तो उन केसेस में हम लोग एल ऑपिटल रूल लगाते हैं और लगा करके क्वेश्चन को इजीली सॉर्ट आउट करते हैं और बनाते हैं। नेक्स्ट है असिम्पटोट्स। अब असिम्पटोट्स क्या होता है? तो भाई साहब आपने टेंजेंट का तो नाम सुना ही होगा। टेंजेंट कोई कर्व को टच करने वाला लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। जिस बिंदु पर टच करता है उसको टेंजेंशियल पॉइंट कहते हैं। और एसिम्पटोट्स क्या होता है? वैसा कर्व जिसको टच करने वाली लाइन इन्फिनिटी पर टच करे। मान लीजिए कोई कर्व ऐसा है, ठीक है ना, और कोई टेंजेंट ऐसा है, मतलब ये एक कर्व है और ये इन्फिनिटी कर्व है, और इसको हम जो है कि टेंजेंट, ये जो टेंजेंट मान लीजिए, ये टेंजेंट, ये रिमोट टेंजेंट है और ये एक कर्व है। ये जो हम कह रहे हैं कि इस कर्व को ये मेरा रिमोट इन्फिनिटी पर जाकर के टच करेगा, है ना। हम लोग क्या कह रहे हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर के टच करेगा। जैसे कि 10 का ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है और
1090 पर इन्फिनिटी हो जाता है, तो 1090 पर इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगा, तो जो इन्फिनिटी पर जाकर के टच करता है, जो टेंजेंट इन्फिनिटी पर जाकर टच करता है उसको असिम्पटोट्स कहते हैं। तो असिम्पटोट्स क्या एक प्रकार का टेंजेंट ही है। तो जब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिटेल करवाएंगे, ठीक है ना, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ आपको जानना है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है सर, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख के रखा हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या सीखा कि कोई फंक्शन को n बार डिफरेंशिएशन करना है ना, तो यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला में क्या सीखेंगे, कोई भी फंक्शन को n बार इंटीग्रेशन करना। आपने एक ही बार इंटीग्रेशन सीखा होगा, कहाँ पर, तो +2 लेवल तक। किसी फंक्शन को एक ही बार इंटीग्रेशन सीखा होगा, जैसे साइन का इंटीग्रेशन cos x, और cos x को फिर से कर दीजिएगा, साइन का इंटीग्रेशन, सॉरी माफ कीजिएगा, साइन का इंटीग्रेशन -cos x, और cos x को फिर से इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका sin x हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से तो आपने 2 बार इंटीग्रेशन देखा होगा, 3 बार भी देखा होगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो है कि एक ही बार इंटीग्रेशन देखे होंगे, है ना। लेकिन हम किसी भी फंक्शन को हम यहाँ पर जो है कि n बार इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे sin x का आप लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin टू द पावर 2 यानी कि sin स्क्वायर x का आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, 1 - cos स्क्वायर x करके हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। और साइन क्यूब का भी आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, उसमें आप लोग 4 sin क्यूब x करके फॉर्मूला लगता है, वो भी लगा करके बना सकते हैं। लेकिन sin टू दी पावर माथे पर 10 आ जाए तो sin 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 11x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 14x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये सब थोड़ा सा टीडियस हो जाता है बच्चों के लिए। तो उसके लिए रिडक्शन फार्मूला आता है, ठीक है ना, जिसको वॉलिस फार्मूला भी कहते हैं। तो वॉलिस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये सबको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक वॉलिस बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन फार्मूलाज को जनरेट किया है। साइन को उन्होंने जनरेट किया, कॉस को जनरेट किया, टेन को जनरेट किया, कॉसेक को जनरेट किया, सेक को किया है, कॉट को किया है, लेकिन उसके बाद उनका डेथ हो गया है। और उसके बाद फिर और भी आने वाले नौजवान, है ना, जो अभी जन्म लिए हैं और जन्म लेने के बाद कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ नए नव युवक साइंटिस्ट ने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को छोड़ करके, जैसे कि साइन टू द पावर n, कॉस टू द पावर mx, फिर log x टू द पावर होल टू द पावर n, तो ये सब जो है कि क्वेश्चंस को नए जो है कि साइंटिस्ट ने बनाया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को वॉलिस ने बनाया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्राइजिंग ए कर्व, ठीक है ना। फिर आर्क लेंथ पढ़ेंगे, आर्क लेंथ और पैरामेट्रिक कर्व्स, ये क्या होता है सर, इसके मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, कोई भी एक सिंपल सा कर्व है तो उस कर्व को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, कोई सर्कल का छोटा सा कर्व है, मान लीजिए पूरा गोल सर्कल है, ठीक है ना, उसका छोटा सा कर्व को अगर आप पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, तो वही 2πr हो जाएगा। तो इसके मदद से हम ये चीज यहाँ पर प्रूफ करके दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, आप सभी को जो है कि एक्सेल टू एक्सीलेंस क्लासेस में शुरू से लेकर के अंत तक आपको जुड़े रहना है, और फिर देखिए मैं आपको कैसे जीरो टू हीरो बनाता हूं। आइए फिर नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस रिवॉल्यूशन। तो किसी भी सरफेस को हम लोग रिवॉल्व करवाएंगे, घुमाएंगे, जैसे कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल को घुमा देंगे, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, उसको एक लकड़ी से मान लीजिए बीच में जो परपेंडिकुलर जाता है, परपेंडिकुलर लगा करके हम उसको घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। तो वही बात है, ट्राइंगल क्या है, एक प्रकार का सरफेस है, सरफेस को जब घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो कोन बन जाएगा। तो वही सब चीज हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, किसी भी सरफेस को रिवॉल्व करवा करके हम लोग उसको वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे क्या भाई, जो कोन होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, वो चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक ना। आइए नेक्स्ट देखिए, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D। एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D में आप लोगों को पढ़ाएंगे सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर जनरल कोनिक्स देखेंगे, जनरल कोनिक्स में हम लोग हाइपरबोला देखेंगे, पैराबोला देखेंगे। पैराबोला का भी बहुत सारे किस्म होते हैं, टाइप्स होते हैं। अपवर्ड पैराबोला देखेंगे जिसका मुंह ऊपर की ओर खुला रहेगा, फिर डाउनवर्ड पैराबोला देखेंगे जिसका मुंह नीचे की ओर खुला रहेगा, फिर लेफ्टवर्ड पैराबोला देखेंगे जिसका मुंह लेफ्ट की ओर खुला रहेगा। तो लेफ्टवर्ड पैराबोला इस तरफ होता है और राइटवर्ड इस तरफ होता है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव होता है। हालांकि मेरा हाथ राइट को देख करके आपको कंफ्यूज मत होइएगा, हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब बताइए, ये आपका जो है कि लेफ्टवर्ड पैराबोला हो गया, ये आपका राइटवर्ड पैराबोला हो गया। मुंह इधर खुलेगा तो राइटवर्ड, मुंह इधर खुलेगा तो लेफ्टवर्ड, ठीक है ना। और ऊपर अगर रहेगा तो
अपवर्ड, और नीचे मुंह खुलेगा तो डाउनवर्ड। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही होगी तो बस अभी तो सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। अभी तो जस्ट मूवी शुरू हुआ है, उसको कहते हैं ना, ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है, बस आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, मतलब कोई भी कार्डिजन इक्वेशन कोनिक्स का दे दिया जाएगा आपको, जैसे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, है ना, फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, इस प्रकार से कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, पोलर में कन्वर्ट करेंगे। पोलर में कैसे कन्वर्ट होता है, तो x बराबर r cos थीटा पुट करेंगे, y बराबर r sin थीटा पुट करेंगे, एंड देन फिर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर एंगल निकालने का क्या प्रोसेस है सर, तो सब बताएंगे। अभी बता देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ सर, कुछ भेजा में घुस नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है कि आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। अभी तो जस्ट सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं कि ऊपर बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है आगे, ठीक है ना। और कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है सिलेबस, बहुत ही ईजी है भाई, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्लास 12 से भी बहुत इजी है सेमेस्टर 1 का, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को सिर्फ अपने ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखना, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ मेरे अंदर पेशेंस है, और इस पेशेंस का इस्तेमाल करते हुए हम अंत तक बने रहेंगे। बस आपको अंत तक बने ही रहना है, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो फिर एग्जाम में भी आप स्किप हो जाइएगा, ठीक है ना। इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट यूनिट 4 में वेक्टर कैलकुलस पढ़ाएंगे, आपको ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शंस, कुछ वेक्टर के फंक्शंस को हम लोग देखेंगे, ऑपरेशंस विद वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस देखेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस देखेंगे, नेक्स्ट फिर देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन देखेंगे। तो ये सब टॉपिक्स था, ये टोटल का टोटल 4 टॉपिक्स था जिसको मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी और सिलेबस भी समझ में आ रही होंगी। तो अब तो कुछ नहीं है, बाकी बात जो है कि यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए कि थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो मैथमेटिशियन हैं, हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, एकदम जो है कि आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और दिल लगा के पढ़िए। और आप लोगों को बहुत बहुत फिर से दोबारा धन्यवाद, आभार और वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद।